Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Deepu, Abhishek, Nidhi, Mahi, Diya, Vaishali, Aditya, Anshika, Sandhya, Rahul, Deepa, Parul, Mayank, Shivangi, Avinash, Rishi Kumar, Sandhya, Vandana, Nitesh, Sanatan, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, आलोक, श्याम, गौरी, आराधना, प्रिया, पूजा, नेहा, प्रियांशु, पारस, नवनीत, मोहित, श्वेता, शिवेंद्र, रूपाली, अंकित, मीना, माही। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो 2 दिन आपके निकले, सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया होगा और आप लोगों ने जो भी टॉपिक छूट रहे थे, है ना, उनका बैकअप ले लिया होगा जिस भी सब्जेक्ट में, है ना। जो भी प्रैक्टिस आपको करनी थी, जो भी रिवीजन करना था, वो आपने जरूर किया होगा। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो इन दिनों में, छुट्टियों के दिनों में जो बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करता है, खुशी है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है जी। छुट्टी सिर्फ, है ना, छुट्टी आप लोगों के लिए नहीं होती है। अब आप लोगों की जो छुट्टी होगी ना, वो सीधे सिलेक्शन के बाद होगी। सिलेक्शन लेने तक आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं है, ये मान लो। अब आप लोगों को ना रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, रेगुलर तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। बस उसको ब्रेक मत करना। भले ही आप 2 साल बाद पेपर देने जा रहे हो, भले ही आप 3 साल बाद पेपर देने जा रहे हो, लेकिन अब आपको रेगुलर पढ़ना है। बीच में अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं करना है बिल्कुल भी। ऐसे नहीं कि 6 महीने तैयारी करके बैठ गए और फिर इंतजार कर रहे हैं पेपर जब होगा उससे 2 महीने पहले शुरू कर देंगे तैयारी करना ना। ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर ये गलती करोगे तो पूरे ये 6 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आपको रेगुलर पढ़ना है टिल एग्जाम। भले ही आपका एग्जाम 1 महीने बाद है, चाहे 10 साल बाद हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे। चाहे 1 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट रेगुलर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। और फाइनली डाइस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। डाइस यानी कि पासा, उस चैप्टर की, है ना, संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप रिलेटेड टू डाइस बना सकते हैं, जो मर्जी वो क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हमने लगभग क्लास में 70 या 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डाइस के। और उन 70-80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक एक सिंगल क्वेश्चन को हम उड़ा सकते हैं हवा में, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है। बिना पेन पेपर के हम हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है जी। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, है ना, ये डाइस का नेक्स्ट लेवल है। ये जो टॉपिक है ये डाइस का नेक्स्ट लेवल है। अब आप सोच रहे होंगे डाइस का जो नेक्स्ट लेवल है वो टॉपिक कौन सा है भाई? है ना, डाइस का जो नेक्स्ट लेवल है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड। हाँ जी, हिंदी में इस टॉपिक को बोलते हैं घन और घनाभ। आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, आपने जो डाइस चैप्टर हमें पढ़ाया था वो भी तो घन था, है? जो डाइस चैप्टर था सर वो भी तो एक क्यूब ही था। हाँ जी, डाइस चैप्टर भी एक क्यूब था, 100% डाइस चैप्टर भी एक क्यूब था। लेकिन ये चैप्टर डाइस चैप्टर से अलग है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना ये डाइस से अलग है। इसको हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। अभी जो हमने पढ़ा था वो था पासा। हालांकि वो भी एक क्या होता है? घनाभ। घन और घनाभ। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, दैट वाज डाइस, जिसको बोलते हैं पासा। हालांकि ये भी क्या होता है? ये भी एक क्यूब ही होता है। बट इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा डाइस, ये हर एग्जाम में आता है। ऑल एग्जाम्स मतलब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइस, एक्सेप्ट बैंकिंग। एक्सेप्ट एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। ठीक है, आप लोगों को पता ही है बैंकिंग एग्जाम में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और बैंकिंग एग्जाम के अलावा दुनिया का अगर हम कोई भी पेपर दे रहे हैं तो हमें सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए छूट है कि बैंकिंग वाले बच्चों को सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। अच्छा, क्यूबन क्यूबॉइड चैप्टर भी बैंक को छोड़कर हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। लेकिन
लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, जरूरी नहीं है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि यूपीएससी में तो हर बार आता है क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड का, यूपीएससी में तो हर बार आता है। लेकिन जो बाकी एग्जाम्स है ना, उन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं, वो देखते हैं सर लास्ट ईयर तो सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आया था क्यूब एंड क्यूबॉइड का, उससे पिछली चार तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन आया नहीं था, तो हम क्यों तैयार करें। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। बस यही गलती आपको नहीं करनी है, मतलब चैप्टर ही छोड़ देते हैं। आप लोग याद रखो बेटा, कंपटीशन इतना टफ है, इतना टफ कंपटीशन है कि हमें हर चीज तैयार करनी है, हर चीज। मतलब किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आ सकता है। वो प्री डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब प्री डिफाइन नहीं होता, प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हम, समझ रहे हो। तो हमें संपूर्ण तैयारी करनी है, पूरी तरीके से तैयार रहना है ना। हाँ जी, अपना 100% देना है, बस उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। भाई आप 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बच्चा 2 घंटे रेगुलर पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है, कोई बच्चा 4 घंटे भी पढ़ के रेगुलर सिलेक्शन नहीं, मतलब रेगुलर 4 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। आपको पता है ना, एक बच्चा है जो 2 घंटे डेली पढ़ता है और सिलेक्शन ले लेता है, एक बच्चा 4 घंटे डेली पढ़ता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे का कारण एक ही है, जो बच्चे 2 घंटे डेली पढ़ रहा है वो अपना 100% दे रहा है। उसकी क्षमता ये सिर्फ 2 घंटे पढ़ेगा और 2 घंटे में वो सब कुछ कर लेगा, थोड़ा सा दिमाग तेज है उसका। लेकिन जो 4 घंटे डेली पढ़ रहा है वो अपना 100% नहीं दे रहा, क्योंकि उसको चीजें थोड़ी कम समझ आती हैं, उसको ना 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा सा ज्यादा चीजों को भूल जाता है। तो उसका 100% नहीं है ये, उसका हो सकता है 70% हो। उसका 100% तब होता है जब वो 4 की जगह ना 5 या 6 घंटे डेली पढ़ता। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप अपने आप को पहचानो कि आपको कितने घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप सब कुछ कवर कर ले रहे हैं। मतलब बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, समझ रहे हो मेरी बात? आपको चीज समझ आनी चाहिए। हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है, किसी को एक बार में चीज समझ आ जाती है, किसी को 2 बार में आती है, किसी को 3 बार में आती है। तो दुनिया में हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का हीरो है। ठीक है, हाँ, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, आप अपनी लाइफ के हीरो हो, बस एक चीज याद रखना। तो आप अपने कैलिबर को आइडेंटिफाई करो, अपने खुद को पहचानो और अपना 100% झोंक दो, फिर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। हाँ जी, एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम का ये सिलेबस में है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाओ। और बहुत ही छोटा, मतलब ज्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन हाँ 3-4 क्लास का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस चैप्टर में भी हम, जैसे हमने डाइस चैप्टर को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर सॉल्व किया था, ये चैप्टर भी हम विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर ही सॉल्व करेंगे। देखो, विदाउट पेन पेपर का मतलब होता है कि हम ना के बराबर पेन यूज करेंगे, मतलब कम से कम पेन यूज करेंगे। तो हम इन दोनों चैप्टर में अंतर समझते हैं कि जो डाइस चैप्टर हमने पढ़ा इसमें और इस चैप्टर में क्या अंतर है क्या अंतर है। देखो, जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक डाइस होता है। एक डाइस होता है, जैसे कि मैंने बना दिया एक डाइस, डाइस यानी कि एक क्यूब बना दिया मैंने। इस चैप्टर के अंदर भी ना एक आपको क्यूब देखने को मिलेगा, है ना। एक क्यूब देखने को मिलेगा, जैसे कि ये डाइस है, ये क्यूब है जी। अच्छा, इससे पहले जो हमने डाइस चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमें ना क्यूब देखने को मिला था, उसमें भी हमें क्यूब देखने को मिला था। लेकिन इन दोनों चैप्टर में फर्क क्या है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस क्यूब को ना कलर कर देंगे। इस क्यूब की टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, और 6 की 6 सरफेस ना हम या तो एक सिंगल कलर से पेंट कर देंगे, या फिर मल्टीपल कलर से पेंट कर देंगे। जबकि इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में था कि हमने जो 6 सरफेस थी ना उन पे कुछ कुछ लिख दिया, जैसे इस पे लिख दिया 1, इस पे लिख दिया 2, इस पे लिख दिया 3। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनता था वो बनता था रिलेटेड टू अपोजिट सरफेस, जैसे फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सी सतह है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते थे वो अपोजिट सरफेस से रिलेटेड बनते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पता हमें क्या करना है, यहाँ पर इस बड़े घन को, इस बिगर क्यूब को ना हमें स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। इस बड़े घन को हमें क्या करना है, छोटे छोटे घनों में काटना है, छोटे छोटे घनों में काटना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। तो इस चैप्टर में,
है ना। इस चैप्टर में बेसिकली कटिंग ऑफ क्यूब हमें करनी है, कटिंग ऑफ क्यूब। यहाँ पर हम इस बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट देंगे, स्मॉलर क्यूब्स में कट कर देंगे। एक बिगर क्यूब को हमें क्या करना है, स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है। बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। अब बेटा बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कैसे काटोगे, देखो मुझे एक बात बताओ, ये एक लेंथ है मेरे पास, है ना, और ये लेंथ 6 सेंटीमीटर की है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर की है। अगर इसके 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाने हैं, अगर इसके 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाने हैं तो टोटल कितने हिस्से बनेंगे सर, 3 हिस्से बनेंगे। 3 हिस्से बनेंगे ना 2-2 सेंटीमीटर के, सर टोटल बनेंगे 3 हिस्से। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा, दूसरा, ये तो 4 हो गए, एक सेकेंड, है ना। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अगर 6 सेंटीमीटर लेंथ के 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाने हैं तो हिस्से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन अगर मैं कट की बात करूं, अगर मैं कट की बात करूं बेटा, तो वो जितने पार्ट्स हुए ना, जितने भी पार्ट्स हुए हैं उससे हमेशा एक कम कट लगेगा, उससे हमेशा एक कम कट लगेगा। जैसे मैंने 3 हिस्से करने हैं तो मुझे कितने कट लगाने होंगे, कट मुझे सिर्फ 2 लगाने होंगे, पहला कट, दूसरा कट। कट कितने लगाने हैं, कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से हमेशा एक कम लगेगा, है ना। कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से एक कम लगेगा। अब ये एक बिगर क्यूब आपके सामने है, ये बड़ा घन आपके सामने है, और इसकी जो डायमेंशंस है ना, इसकी डायमेंशंस कुछ इस प्रकार है कि ये बड़ा घन बेटा 8 गुणा 8 गुणा 8 का है ना। और इस बड़े घन को ना 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। इस बड़े घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। इस बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ। अब बताओ कैसे कट करोगे बेटा, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये वाली जो 8 सेंटीमीटर है, इसके जब 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाओगे तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 4 पार्ट्स बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे। अच्छा 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाओगे, कट कितने लगाओगे सर, कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम लगते हैं, तो 4 हिस्से बनाने के लिए कट लगाओगे 3। तो देखो पहला कट लगेगा ऐसे, जैसे आपके पास जैसे केक होता है, केक है ना, जैसे ब्रेड है, ब्रेड या कोई चीज का स्लाइस है, जब उस चीज स्लाइस को आप कट करोगे तो देखो ऐसे तो कट करोगे लाइक दिस, ये पहला कट होगा, सिंगल कट, ये पूरा एक सिंगल कट है, ये पूरा एक सिंगल कट है। आप इमेजिन करो कि आप किसी चीज स्लाइस को कट कर रहे हो, तो वो चीज स्लाइस ऐसे कट करोगे, है ना। हाँ जी, लेकिन हिस्से हमें बनाने थे 4, यानी कि 3 कट लगाने हैं, 3 बराबर बराबर दूरी पे, दूसरा कट और तीसरा कट। और जैसे ही मैंने बराबर बराबर दूरी पे 3 कट लगाए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, तो मेरे कितने हिस्से बन गए, मेरे 4 हिस्से बन गए। कितने हिस्से बन गए, 4। लेकिन हमें स्मॉलर क्यूब्स नहीं मिले। अगर मैं देखूं तो ये चारों क्या हैं, ये चारों क्यूबॉइड हैं, ये चारों घनाभ हैं। ये जो 4 पार्ट मुझे मिले हैं, हमने एक पनीर के पीस को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया 3 कट लगा के, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, है ना। लेकिन हमें तो चाहिए स्मॉलर क्यूब, छोटे छोटे घन चाहिए। तो कहने का मतलब है ये वाली जो 8 है ना, इसको भी 2-2 में काटो, कितने हिस्से बनेंगे, 4। 4 हिस्सों के लिए कितने कट लगेंगे, 3 कट। पहला कट यानी कि आप यहां से भी एक कट लगा दो, है ना, दूसरा कट यहां से एक और कट लगा दो, और एक ये तीसरा कट। तो ये 3 कट लगा दिए। इसके भी 4 हिस्से हो गए, लेकिन अभी भी स्मॉलर क्यूब्स नहीं बने। फिर आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे भी लगा दो 3 कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। अब फाइनली आप देख सकते हैं जो बिगर क्यूब था वो स्मॉलर क्यूब्स में कट हो चुका है, जो बड़ा घन था वो छोटे छोटे घनों में कट हो चुका है। अब आपको छोटे छोटे घन दिखाई दे रहे होंगे, है ना, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्यों भाई, अब आपको स्मॉलर क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे घन, हाँ क्यों भाई। तो बेसिकली बेसिकली ये क्यूब है, इसको हमने ऐसे कट कर दिया लाइक दिस। ये कट देख रहे हो आप, ये कट, ये कट,
पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो अब आपके पास क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो क्यूब था, ये आपने कट कर दिया। अब पता है क्या होगा? अब ना छोटे छोटे घन मिलेंगे। अब आपको ना स्मॉलर क्यूब्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देखो, हमेशा दो से ही डिवाइड करते हैं बेटा, ऐसा क्यों होगा? हमेशा दो से डिवाइड करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा ना कि स्मॉलर क्यूब की लेंथ क्या है, स्मॉलर क्यूब की डायमेंशन क्या है। यहाँ पे जो स्मॉलर क्यूब की डायमेंशन है ना, यहाँ पे ये जो डायमेंशन है स्मॉलर क्यूब की, बाबू ये जो डायमेंशन है ना स्मॉलर क्यूब की, ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली जो डायमेंशन है ना, ये दो है। ठीक है, ये वाली जो डायमेंशन है वो दो है, ये वाली डायमेंशन दो है। तो ये दो है डायमेंशन स्मॉलर क्यूब की, इसीलिए हमने दो दो में कट किया। मान लो स्मॉलर क्यूब की डायमेंशन होती 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम 3 3 सेंटीमीटर में कट करते। लेकिन फिर ना ये जो क्यूब होता उसकी डायमेंशन अलग होती, क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। समझ रहे हो? तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे घन देखो कैसे मिलेंगे। ये कटिंग होने के बाद छोटे छोटे घन मिलेंगे। देखो, एक घन यहां से ऊपर से उठा लो, एक घन यहां से उठा लो, एक घन यहां से उठा लो, एक घन यहां से उठा लो, तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉलर क्यूब्स देखो मिलेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये क्यूब है, इसको मैंने दो हिस्से यहाँ पे बांटे, दो हिस्से यहाँ पे बांटे, हर जगह से मैंने दो 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 कट लगा दिए, तो हर जगह से तीन हिस्से बन गए। अब देखो स्मॉलर क्यूब से ऐसे निकलेंगे, जैसे कि ये स्मॉलर क्यूब निकला, ये निकला है स्मॉलर क्यूब, जैसे कि ये स्मॉलर क्यूब निकलेगा कटने के बाद, जैसे कि ये स्मॉलर क्यूब निकलेगा कटने के बाद, ये सारे स्मॉलर क्यूब्स निकलेंगे कटने के बाद, जैसे कि ये स्मॉलर क्यूब निकलेगा कटने के बाद। समझ रहे हो? तो ये सारे स्मॉलर क्यूब्स निकल आएंगे आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग। तो ये जो बड़ा घन था ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, यानी कि ये जो बड़ा घन था ये छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया। बिगर क्यूब किस में डिवाइड हो गया? स्मॉलर क्यूब्स में। छोटे छोटे टुकड़े मिल गए हमें, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हमें मिल गए। ये तो एग्जाम में दिया होगा बेटा डायमेंशन, ये डायमेंशंस हमें एग्जाम में दी जाएंगी। ठीक है, ये तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले कि कटिंग ऑफ क्यूब का कंसेप्ट क्या है। फिर हम सीखेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले कटिंग ऑफ क्यूब का कंसेप्ट सीख लो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। चलो, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो आप एक फिगर और बनाओ मेरे लिए, एक फिगर बनाओ। हालांकि एग्जाम में आपको फिगर नहीं बनानी, एग्जाम में आपको फिगर बिल्कुल भी नहीं बनानी है ना। यहाँ पे फिगर बनाओ बेटा। एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 9 गुणा 9 गुणा 9, है ना, 9 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये डायमेंशन है। इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, और जो छोटा घन होना चाहिए उसकी डायमेंशन होनी चाहिए 3 गुणा 3 गुणा 3, छोटा घन 3 गुणा 3 गुणा 3। चलो, इस घन को छोटे छोटे घनों में काट के दिखाओ, फिगर बनाओ बेटा फटाफट से। जैसे कि मैं एक फिगर बना देता हूँ 9 गुणा 9 गुणा 9 का। हाँ जी, ये फिगर बना दिया मैंने, 9 गुणा 9 गुणा 9। और ये कलर्ड क्यूबॉइड है, ये कलर्ड क्यूब है। ये एक कलर्ड क्यूब है, इसकी हर सरफेस, इसकी हर सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है, इसकी हर सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है। यू आर सो स्वीट, आई टेक क्लासेस फ्रॉम वीओडी सेक्शन, योर मेथड ऑफ टीचिंग इज सो कूल, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ। हाँ जी, ये 9 इंटू 9 इंटू 9 का एक क्यूब है, इसको 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। बेटा 9 गुणा 9 गुणा 9 को, 9 गुणा 9 गुणा 9 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, तो कितने कट लगेंगे? मतलब कितने हिस्से बनेंगे? तीन। कितने हिस्से बनेंगे? तीन। कितने हिस्से बनेंगे? तीन। और आप जानते हैं, अगर तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, अगर तीन हिस्से बनना है तो कितने कट लगेंगे तीन हिस्से के लिए?
3 हिस्से के लिए कितने कट लगेंगे? 3 हिस्से के लिए कितने कट लगेंगे? सर 3 हिस्से के लिए कितने कट लगेंगे? 3 हिस्से के लिए 3 हिस्से बनेंगे तो 2 कट लगेंगे सिर्फ। एक तो लगेगा पहला कट और एक लगेगा दूसरा कट, सिर्फ 2 कट लगेंगे। 3 हिस्से बन गए, है ना? सिर्फ 2 कट लगेंगे और मेरे 3 हिस्से बन जाएंगे। समझ रहे हो? सिर्फ 2 कट लगेंगे और 3 हिस्से बन जाएंगे। लाइक दिस बन गया। अब हमें छोटे छोटे घन मिल चुके हैं, अब हमें स्मॉलर क्यूब्स मिल चुके हैं। लाइक दिस, ये सब स्मॉलर क्यूब्स हमें मिल गए। अच्छा, कुल कितने स्मॉलर क्यूब होंगे? कुल कितने स्मॉलर क्यूब हैं यहाँ पे, काउंट कर सकते हो आप? अच्छा ये बताओ, ऊपर वाली सरफेस पे कितने हैं? बस ये फिगर आपके सामने है। हाँ, वीओडी से कर सकते हैं आप कोर्स। ये वाली फिगर आपके सामने है। ये जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पर कितने स्मॉलर क्यूब है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर वाली सरफेस पे 9 स्मॉलर क्यूब है। ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे 3 सरफेस है, एक सरफेस, 2 सरफेस, है ना, और ये तीसरी सरफेस। तो जो ऊपर वाली सरफेस है ना, इस पे 9 स्मॉलर क्यूब है। ऊपर पे कितने हैं? 9 है। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ और 9 9 उससे नीचे वाली सरफेस में है और 9 सबसे नीचे है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 9 तिया 27, है ना? 8 क्यों हुआ? कौन सा 8 क्यों हुआ भाई? किस 8 की बात कर रहे हो तुम? है 8 कहाँ पर है? ये तो डायमेंशन एग्जाम में दे रखी है 8, है? पता नहीं क्या बात कर रहे हो। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ये जो 27 छोटे छोटे घन बने हैं, इन 27 छोटे छोटे घनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पता है क्या क्वेश्चन आता है? इसमें आता है क्वेश्चन, ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब होंगे, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी सिर्फ 3 सतरंगी होंगी, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी सिर्फ 2 सतरंगी होंगी, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 1 सतरंगी होगी। क्योंकि ये सॉलिड क्यूब है, ठोस घन। तो जब ये वाला क्यूब बाहर निकलेगा तो क्या इसकी 6 की 6 सरफेस पेंट होंगी? ये बताओ। जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा तो क्या इसकी 6 की 6 सरफेस पेंट होंगी? ये बताओ। सर जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 6 की 6 सरफेस पेंट नहीं होंगी? बताओ। जब ये कोने से निकलेगा घन, जब ये कोने से घन निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? ये बताओ। हैं? कितनी सरफेस पेंट होंगी जब ये वाला घन बाहर निकलेगा? सर जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, है ना? अच्छा, जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? सर जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इसकी सिर्फ 2 ही सरफेस पेंट होंगी। और जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? यहां से जब बाहर निकालूंगा मैं तो सर सिर्फ एक ही सरफेस पेंट होगी, सिर्फ एक ही सरफेस पेंट होगी। एक काम करो, है ना, एक काम करो, अब आप हर स्मॉलर क्यूब पे ना नंबर लिख दो कि किस स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होनी है, जल्दी से। हर स्मॉलर क्यूब पे नंबर लिख दो किस स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होनी है। जैसे इसकी कितनी होंगी? इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी। इस ये जब बाहर निकलेगा तो एक कॉर्नर क्यूब है, इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, इसकी 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2। इसकी एक सरफेस पेंट होगी, इसकी 2 होंगी, इसकी 1 होगी। तो ये जो नंबरिंग हमने लिखी है, क्या सही नंबरिंग लिखी है? हाँ, क्या यहाँ पर इसी प्रकार के छोटे छोटे घन मिलेंगे? कुछ 3 सतरंगी घन मिलेंगे, कुछ 2 सतरंगी घन मिलेंगे, हैं? क्या सही लिखा है हमने? और एक काम करो, इससे पहले जो फिगर बनाया था ना, इस फिगर में भी फटाफट से हर स्मॉलर क्यूब को उसके नंबर से प्रेजेंट कर लो कि किस स्मॉलर क्यूब की 3 सरफेस पेंट है, किसकी 2, किसकी 1, जल्दी से। बताओ, जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सतह रंगी होंगी पीले रंग से?
सर जब ये वाला घन बाहर निकलेगा ना तो इसकी सिर्फ 3 सतह रंगी होंगी पीले रंग से, और बाकी की जो 3 सतह होंगी वो रंगहीन होंगी। बाकी की 3 सतह रंगीन होंगी, है ना? हाँ जी। अच्छा, जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सतह रंगी होंगी? सिर्फ 2 सतह रंगी होंगी पीले रंग से। एक तो ये वाली सतह होगी, एक ये वाली, और बाकी की जो सतह है वो बाकी की सतह रंगहीन होंगी, है ना? जब ये वाला क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी, बाकी की सरफेस कलरलेस होंगी। अच्छा, ये निकलेगा तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, पहली, दूसरी और एक नीचे से, बाकी की होंगी कलरलेस। बाकी की क्या होंगी? कलरलेस। अच्छा, ये निकलेगा तो इसकी 2 ही सरफेस पेंट होंगी सिर्फ येलो कलर से, बाकी की 4 सरफेस कलरलेस होंगी क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से निकलेंगी, और क्यूब के अंदर तो कलर ही नहीं है, क्यूब के अंदर तो कलर ही नहीं है। जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी भी 2 सरफेस पेंट होंगी, इसकी भी 2 सरफेस पेंट होंगी, है ना? एक तो इधर और एक इधर, दो अलग अलग सरफेस हैं, पहली सरफेस दूसरी सरफेस। और बाकी का जो अंदर से निकलेंगी सरफेस वो तो कलरलेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं इस वाले स्मॉलर क्यूब को निकालूंगा तो पहली सरफेस देखो ऊपर रंगी हुई है, सामने रंगी हुई है, साइड में रंगी हुई है, तो सिर्फ ये 3 ही सरफेस पेंट होंगी। बाकी की जो 3 है ना वो अंदर से निकली है, अंदर से, और अंदर ना कोई कलर नहीं है। हालांकि यहाँ पे तो कलर है बट यहाँ पे एक्चुअल में कलर नहीं है इस फिगर में। तो जो अंदर वाली 3 सरफेस है ना वो कलरलेस हो जाएंगी। जैसे ही ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा, एक सरफेस ये पेंट है, एक सरफेस ये पेंट है, सिर्फ 2 सरफेस पेंट है। तो जो बाहर निकलेगा जब ऐसे, तो बाकी की जो 4 सरफेस होंगी वो कलरलेस होंगी। समझ रहे हो? बाकी की 4 सरफेस क्या होंगी? कलरलेस होंगी। ठीक है, इसी प्रकार बेटा इसकी भी 3 सरफेस पेंट होंगी, इसकी भी 3 सरफेस, इसकी भी 3 सरफेस, इसकी भी 3 सरफेस, इसकी भी 3 सरफेस, और इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी, इसकी 2, ये सब 2 सरफेस पेंट वाले हैं। ये वो स्मॉलर क्यूब है, जब बाहर निकलेंगे तो 2 सरफेस पेंट होंगी, और इसकी होगी सिर्फ एक सरफेस पेंट, इसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी, ओनली 1 सरफेस पेंट। समझ रहे हो? ये मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे स्मॉलर क्यूब्स आपको मिलेंगे। कुछ मिलेंगे 2 सरफेसेस पेंटेड, कुछ मिलेंगे 3 सरफेसेस पेंटेड। देखो 1 सरफेस पेंटेड को मैं डिफरेंट कलर से पेंट कर देता हूँ, ये तो 1 सरफेस पेंटेड मिलेंगे, है ना? और ये 2 सरफेस पेंटेड है, ये 2 सरफेस पेंटेड है, और ये है आपके 3 सरफेसेस पेंटेड। 3 सरफेसेस पेंटेड को भी अलग कलर से कर दें, ये 3 सरफेसेस पेंटेड है ना, ये वाले। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आप देख रहे हैं? यहाँ पर कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब देख रहे हैं? सर यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं, है ना? यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है 3 सरफेसेस पेंटेड, है ना? एक दिखाई दे रहा है 2 सरफेसेस पेंटेड, और कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें 1 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड। ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच कर देखो, क्या इनके अलावा भी यहाँ पे कोई और स्मॉलर क्यूब है? सर जब ये स्मॉलर क्यूब्स ऊपर से हट जाएंगे ना तो कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे, और जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे ना वो होंगे कलरलेस, रंगहीन घन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी केक के पीस को, है ना, किसी केक के पीस को कम से कम टुकड़ों में काटना चाहते हो तो आप एक एक तरफ कट लगाते चले जाओ, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में काटना चाहते हो तो आप 3 जगह कट लगाओगे, 3 जगह, तब आपको ढेर सारे स्मॉलर क्यूब्स मिल जाएंगे अपने आप, जब आप उसको 3 जगह से काटोगे, है ना? इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, और इधर से भी काटो। ठीक। लेकिन बेटा चिंता मत करो, अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हमने बताया ही नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और हमें आंसर कैसे देना है। अभी तो मैं आपको बस इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्या बिगर क्यूब होते हैं और वो स्मॉलर क्यूब्स में कैसे कट होते हैं, और उनमें कितनी सरफेस ऐसी होती हैं जो पेंट हो जाती हैं। बस अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि ये फिगर था, यहाँ भी हमें 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमें स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे
जो कि 3 सरफेस पेंट होंगे। जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी 3 सरफेस पेंट होगी। कुछ यहाँ पे स्मॉलर क्यूब हमें दिखाई दे रहा है 1 सरफेस पेंटेड, जब ये निकलेगा तो इसकी एक ही सरफेस पेंट होगी। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं जो 2 सरफेसेस पेंटेड है, तो जब ये निकलेगा तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी और इसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी, है ना। अच्छा, ये बेटा एक सतह तो ये रंगी हुई है, एक ये रंगी हुई है, एक ये 3 सतह रंगी हुई है ना, और बाकी की जो 3 सतह है वो अंदर से है, और अंदर तो कोई कलर ही नहीं है, तो बाकी की 3 सतह कलरलेस नहीं हो जाएंगी, रंगहीन हो जाएंगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हमें जब भी हम किसी बड़े घन को जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं, स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहे हैं, तो कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं? सर यहाँ पे हमें 4 प्रकार के छोटे छोटे घन दिखाई दे रहे हैं। 3 सतरंगी हुए घन, 2 सतरंगी हुए घन, 1 सतरंगी हुए घन और रंगहीन घन। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, ये जो 3 सतरंगी हुए घन है, ये क्यूब के किस हिस्से से बाहर निकाले जा रहे हैं? क्यूब का कौन सा हिस्सा है जहां से 3 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब निकाले जा रहे हैं? ये बताओ, क्यूब का कौन सा हिस्सा है जहां से 3 सतह रंगे हुए घन निकाले जा रहे हैं? सर ये हिस्सा है जहां से 3 सतह रंगे हुए घन निकाले जा रहे हैं। ये क्यूब का कौन सा, देखो एक सरफेस ये रंगी हुई है, एक सरफेस ये रंगी हुई है, एक सरफेस ऊपर है, ये तीनों ही सतह पेंट है। तो ये कॉर्नर क्यूब है, ये क्यूब का है कोना, दिस इज कॉर्नर। तो इस कोने से जो घन निकला है ना, इसकी 3 सतरंगी हुई घन होंगी। इस कोने से जो घन निकला है इसकी 3 सतरंगी घन होंगी। इस कोने से जो घन निकला है इसकी 3 सतरंगी होंगी। इस कोने से जो घन निकलेगा इसकी 3 सतह रंगी होंगी, है ना। और किसी भी क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें कितने कॉर्नर्स हैं, इसमें कितने कोने हैं? सर 4 कोने तो होते हैं ऊपर और 4 कोने नीचे होते हैं, तो टोटल होते हैं 8 कोने, है ना। एक कोने से, दूसरे कोने से, तीसरे कोने से, चौथे कोने से, तो 4 कोने तो ऊपर हो गए, 4 कोने हो गए नीचे। तो ये होते हैं कॉर्नर क्यूब, जो कि 3 सतरंगे हुए घन होते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब्स, इनको बोलते हैं हम शीट्स घन। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? शीट्स घन। ये वो घन कहलाते हैं जब ये बाहर निकलते हैं कटिंग के बाद, तो इनकी हमेशा 3 सतह रंगी हुई होती हैं, हमेशा 3 सतह रंगी हुई होती हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो 2 सतरंगी हुए घन है, ये घन के किस हिस्से से बाहर निकले हैं? सर ये जो 2 सतरंगी हुए घन है ना, ये घन के निकले हैं मिडल, ये मध्य है, मध्य, ये निकले हैं मिडल। दिस इज कॉल्ड मिडल क्यूब्स, यानी कि मध्य घन। दिस इज कॉल्ड मिडल क्यूब्स, यानी कि मध्य घन। अच्छा, ये जो एक सतरंगी घन है, ये कहां से बाहर निकले हैं? सर ये बाहर निकले हैं सेंटर से, सेंटर से, इसीलिए इनको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन। और जो एक सतरंगी घन है बेटा, जब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे ना, तो कुछ ऐसे घन होंगे जो बाय डिफॉल्ट अंदर से बन के बाहर निकलेंगे, और जो अंदर से बाहर निकलेंगे उनको बोलते हैं हम इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब्स, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। तो इसका मतलब यह है, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे, तो हमेशा 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे: कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और वो कैसे सॉल्व होगा, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो अगर आप लेट हैं तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। हाँ, अभी तक तो सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा था कि कैसे एक बड़ा घन छोटे छोटे घनों में बट जाता है, कैसे एक बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे घन बन, जैसे ये बड़ा घन है, अब आप देख रहे हो मैंने इसको कट कर दिया, कट कर दिया तो ये छोटे छोटे घन मिल गए मुझे, ये छोटे छोटे घन मिल गए कटिंग के बाद। देख रहे हो, कटिंग के बाद ये छोटे छोटे घन मिल गए मुझे, ये कटिंग के बाद ही तो मिले हैं। तो ये मैंने बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दिया। ठीक है, द ओनली वन हु इज दिस अ लॉट ऑफ फन एंड, हाँ,
तो आप एक दिमाग में पिक्चर सेट कर लो बेटा, एक दिमाग में पिक्चर सेट कर लो कि किस तरीके से हमारे छोटे छोटे घन बिखर गए जमीन पर। हाँ, किस तरीके से हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए साहब, तो अब आप लिखो, अब आप लिखो, अब आप, अभी तक आपने कुछ भी लिखा है नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, छोटे घनों के प्रकार, छोटे घनों के प्रकार, छोटे घनों के प्रकार। यानी कि जब हम बड़े घन को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहे हैं तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं, कितने टाइप के छोटे छोटे घन बन रहे हैं। तो पहला जो घन बना था जब हमने बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में काटा था, एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा था, तो जो पहला घन बना था वो बना था कॉर्नर क्यूब। तो हेडिंग डालो बेटा, कॉर्नर क्यूब। जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कुछ कॉर्नर क्यूब्स बनते हैं। जब हम किसी बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे शीर्ष घन, कुछ क्या बनते हैं, शीर्ष घन बनते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो, जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे मिडल क्यूब्स, है ना, कुछ बनते हैं हमारे मिडल क्यूब्स, दीज आर मिडल क्यूब्स, दीज आर मिडल क्यूब्स। जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कट करते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे मध्य घन, ठीक है। जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे सेंट्रल क्यूब्स। जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे केंद्रीय घन, कुछ बनते हैं हमारे केंद्रीय घन। दीज आर सेंट्रल क्यूब, दीज आर सेंट्रल क्यूब, दीज आर सेंट्रल क्यूब, जो केंद्र से निकल रहे हैं बाहर। जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे इनर सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स। जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ बनते हैं हमारे अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। देखो छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल अंदर से बन के बाहर निकलेंगे, है ना। ये स्मॉलर क्यूब्स ऊपर से हट जाएंगे। जब आप किसी केक को इस तरह से काटोगे ना तो छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाएंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल अंदर से बाहर निकलेंगे, और जो अंदर से बाहर निकलेंगे वही कहलाते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। तो जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो ये 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बस हमसे यही पूछा जाता है एग्जाम में, कितने ये हैं, कितने ये हैं, कितने ये हैं और कितने ये हैं, बस और कुछ नहीं पूछते हमसे। यही पूछेंगे कि कितने 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 बने। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं कि कुल छोटे छोटे घन कितने बन गए, कुल कुल घनों की संख्या कितनी है। क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हो कुल घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी थी कुल घनों की संख्या। सर 1 2 3, 3 घन तो ये रहे, 4 5 6 7 8 9। तो बेटा पहली जो सरफेस थी, जो पहली सरफेस थी ये वाली, इस पे 9 थे, है ना। 9 यहाँ थे, 9 इससे नीचे, 9 इससे नीचे, 9 थी 27, तो टोटल यहाँ पर है। क्या आप मुझे यहाँ पे टोटल काउंट करके बता सकते हो यहाँ पे टोटल कितने स्मॉलर क्यूब हैं, अगर हम फिगर देख के काउंट कर रहे हैं तो। देखो यहाँ पे कितनी सरफेस है, यहाँ पे एक तो सरफेस ये वाली है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक सरफेस तो यहाँ पे ये वाली है, एक ऊपर वाली, ये ऊपर वाला माला है, सबसे ऊपर वाला माला, उससे नीचे वाला माला ये है, उससे नीचे वाला माला ये है, दूसरा माला, उससे नीचे वाला माला ये है, उससे नीचे वाला माला ये है, और सबसे नीचे वाला माला ये है। तो यहाँ पे कितने माले हैं, यहाँ पे कितने फ्लोर हैं, 4।
यहाँ पे 4 मंजिला इमारत है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। हर मंजिल पे कितने ब्लॉक हैं ये बताओ। इस मंजिल पे, पहली मंजिल पे, मतलब ये जो मंजिल है, सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है, इस मंजिल पे कितने ब्लॉक हैं, इस मंजिल पे कितने घन है ये बताओ। सर इस मंजिल पे पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, और 4 इसके पीछे 8, 4 इसके पीछे 12, 4 इसके पीछे 16। तो जो सबसे चौथी मंजिल है, जो टॉप माला है ना, है ना, जो सबसे टॉप माला है उसमें कितने घन है, 16। तो 16 सबसे टॉप माले में है और हर माले में 16 ही है, बराबर है। टोटल 4 माले हैं, 16 चौक 64। तो यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है, 64। यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है, 27, है ना। तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि कुल कितने छोटे छोटे घन बने, लेकिन कुल घनों की संख्या, अब ऐसा तो नहीं है कि हम एग्जाम में फिगर बनाएंगे उसके बाद काउंट करेंगे ना, फिगर बना के काउंट नहीं करना। कुल घनों की काउंट, संख्या काउंट करने के एक छोटा सा फॉर्मूला है, पता है क्या है। जैसे यहाँ पर एक भुजा के कितने हिस्से बने थे, एक भुजा के 4 हिस्से बने थे, 4, यानी कि कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, 4। तो बेटा 4 हिस्से यहाँ बने, 4 हिस्से यहाँ बने, 4 हिस्से यहाँ बने, बस इसी का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब 64। यहाँ पर एक भुजा के कितने हिस्से बने थे, 3, है ना, 3 हिस्से यहाँ बने थे, 3 हिस्से यहाँ बने थे, 3 यहाँ बने थे, 3 यहाँ बने थे, बस इसी का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27। इसका मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा निकलते हैं n क्यूब से। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा कैसे निकलते हैं, n क्यूब से निकलते हैं, n क्यूब से। कुल घनों की संख्या हमेशा क्या होगी, n क्यूब। n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। जैसे कि मैं आपसे कहूं, कि एक 8 सेंटीमीटर के घन को, 8 सेंटीमीटर के घन को, है ना, 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया, तो कुल घनों की संख्या बताओ, कुल घनों की संख्या। जैसे कि मैं आपसे कहूं 10 सेंटीमीटर के घन को, 10 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब कुल घनों की संख्या कितनी बनेगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं 12 सेंटीमीटर के घन को, 12 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो कुल घनों की संख्या कितनी बनेगी, कुल घनों की संख्या कितनी बनेगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं 15 सेंटीमीटर के घन को, 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो कुल घनों की संख्या कितनी बनेगी। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ना तो आपको पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। आपको पता है कि अगर मैं 8 सेंटीमीटर लेंथ के क्यूब को 2 सेंटीमीटर लेंथ में डिवाइड करूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 8/2 दैट इज 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 का क्यूब 64। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, बेटा 10 को 2-2 सेंटीमीटर काटोगे तो n की वैल्यू 5 होगी। कुल घनों की संख्या n क्यूब दैट इज 5 का क्यूब, यानी कि 125। ठीक है जी, हाँ जी। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 12 को 3-3 में काटोगे तो n की वैल्यू 4 होगी। तो टोटल घनों की संख्या n क्यूब दैट इज 4 का क्यूब, यानी कि 64। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 15 को 3 में काटोगे तो n की वैल्यू 5 होगी। कुल घनों की संख्या n क्यूब दैट इज 5 का क्यूब, यानी कि 125। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुल घनों की संख्या निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप बता सकते हैं कि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने जा रहे होंगे तो वहां पे कुल छोटे छोटे घन कितने बनने वाले हैं। कोई तकलीफ इसको, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा एक 18 सेंटीमीटर का घन है मेरे पास, और उसको तो मैं ना 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, बराबर टुकड़ों में 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं बराबर। 18 सेंटीमीटर घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, तो कुल घनों की संख्या कितनी बन जाएगी। मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं ये घन, जब हम बनाते हैं ना तो ये मैक्सिमम टुकड़े होते हैं। तो 18 को 2 में काटोगे तो 18/2 9, n की वैल्यू 9, 9 का क्यूब कितना हो गया 729। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 729। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर देना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक 10 सेंटीमीटर के
घन को 2 सेंटीमीटर के नहीं एक 10 सेंटीमीटर के घन को एक 10 सेंटीमीटर के घन को एक 10 सेंटीमीटर के घन को नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ एक 10 सेंटीमीटर के घन को तो 12 बार काटा जाता है। एक 10 सेंटीमीटर के घन को 12 बार काटा जाता है, तब ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे? A cube of 10 centimeter is cut 12 times. Then how then what is the what can be the maximum number of parts? A cube of 10 centimeter is cut 12 times. Then what can be the maximum number of parts? इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई दे दे तो मान जाऊं मैं। A cube of 10 centimeter is cut 12 times. Then what can be the maximum number of parts? एक घन को है ना, एक 10 सेंटीमीटर के घन को 12 बार काटा जाता है। देखो ये 10 सेंटीमीटर का घन है, ये 10 सेंटीमीटर का घन है, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसको कुल कितनी बार काटा जाता है? कुल 12 बार काटा जाता है। बाबू जब भी हमें मैक्सिमम टुकड़े बनाने होते हैं ना किसी भी घन के, तो हमें ना तीनों जगह से ना बराबर बराबर हिस्से बनाने हैं। तो बेटा 12 टुकड़े हैं, जबकि ये कितनी जगह से काटा जाता है? 3 जगह से काटा जाता है। तो 12 टुकड़ों को 3 जगह में, 12 कट को 3 जगह में डिवाइड कर दो, 12 कट को 3 जगह में डिवाइड कर दो, यानी कि 4 कट। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, हाँ 4 कट लगाने हमें। 12 कट को हमें डिवाइड करना है 3 जगहों में, तो 4 कट लगा दो। बेटा 4 कट तो लगा दो यहाँ से, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। 4 कट तो लगा दो यहाँ से, 4 कट लगा दो यहाँ से, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, और 4 कट लगा दो यहाँ से, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। अब जाके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स मिलेंगे, यानी कि हर जगह से मैंने 4 कट लगाए। अच्छा एक बार बताओ, जब मैंने हर जगह से 4 कट लगाए तो मेरी n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू n होता है एक जगह से कितने कट लगे, एक जगह के कितने हिस्से बने। बेटा एक जगह से अगर मैं 4 कट लगा रहा हूं तो मेरे हिस्से कितने बनेंगे? 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक भुजा के 5 हिस्से बने, एक भुजा के 5 हिस्से बने। इसका मतलब n की जो वैल्यू है बेटा वो 5 निकल कर आ गई।
n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई, तो यहाँ पे कुल घनों की संख्या कैसे कैलकुलेट होती है? कुल घनों की संख्या होगी n क्यूब और 5 का क्यूब यानी कि 125। तो ज्यादा से ज्यादा 125 टुकड़े हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े हो सकते हैं? 125। क्योंकि टोटल 12 कट हैं बेटा, तो 4 4 4 कट हमने तीनों जगह से लगा दिए, तभी तो ज्यादा से ज्यादा टुकड़े बनेंगे। 4 4 4 कट हमने तीनों जगह से लगा दिए। 4 कट लगाने का मतलब है n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने हिस्से बने एक भुजा के। तो एक भुजा के यहाँ पे कितने हिस्से बने? 5 हिस्से बन गए। तो n की वैल्यू हो गई 5 और 5 का क्यूब हो गया 125। तो कुल घनों की संख्या आ गई 125 निकल के। कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 125, है ना। अब एक और बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, टू जस्ट चेक योर आईक्यू। रीजनिंग तो वैसे पूरी की पूरी बेटा आईक्यू पर बेस्ड ही है। एक और क्वेश्चन है आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, सेम क्वेश्चन है, सेम। एक 10 सेंटीमीटर के घन को, सेम क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। एक 10 सेंटीमीटर के घन को 12 बार काटा जाता है, 12 बार काटा जाता है। एक 10 सेंटीमीटर के घन को 12 बार काटा जाता है, 12 बार काटा जाता है, तब कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। अ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर is cut 12 times, then what can be minimum number of parts? Then what can be minimum number of parts? Then what can be minimum number of parts? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने ज्यादा से ज्यादा टुकड़े बनाने हैं तो हम क्यूब को 3 जगह से काटते हैं, है ना, और तीनों जगह से बराबर बराबर कट लगने चाहिए। अगर 12 कट को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 4 4 कट हो गए, तो इसीलिए मैंने 4 4 कट लगा दिए। भाई अगर 12 कट को 3 बराबर के हिस्सों में काटना है तो 4 4 कट ही तो बटेंगे, तो इसीलिए तीनों जगह से 4 4 कट लगा दिए। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे एक क्यूब को टोटल 12 बार काटना है और कम से कम टुकड़े बनने चाहिए, कम से कम। बाबू कम से कम टुकड़े बनने चाहिए 12 बार काटने में, कम से कम टुकड़े। बारह बार काटने में कम से कम टुकड़े बनने चाहिए। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब हम कम से कम टुकड़े बनाते हैं ना तो हम उसको 3 जगह से नहीं काटते। जब हम कम से कम टुकड़े बनाते हैं ना तो हम क्यूब को एक ही जगह से काटते चले जाते हैं। कम से कम टुकड़े बनाने के लिए 12 के 12 कट यही लगा दो, 12 के 12 कट एक ही जगह लगाते चलो। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 12 12 12 के 12 कट हमने एक लाइन में लगा दिए। बेहतरीन जॉब, शाबाश जूली, कट फ्रॉम वन साइड ओनली, वेल डन, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया। यानी कि कम से कम टुकड़े बनाने के लिए, कम से कम टुकड़े बनाने के लिए हम किसी भी क्यूब को सिंगल साइड ही कट करते हैं। जैसे एक ब्रेड का पीस है, एक बड़ी वो है आइसक्रीम, आप वनीला आइसक्रीम लेके आए मार्केट से और उस आइसक्रीम को एक जगह से काटते चले जाते हैं। तो बेटा आइसक्रीम हम ऐसे ही कट करते हैं ना, तो अगर आइसक्रीम को 12 बार काटोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे आइसक्रीम के? कितने टुकड़े बनेंगे? 13। कितने टुकड़े बनेंगे? 13 टुकड़े बनेंगे। अगर आइसक्रीम को तुम 12 बार काट दोगे तो 13 टुकड़े बनेंगे। तो जब हमें कम से कम टुकड़े बनाने होते हैं तो हम किसी भी क्यूब को, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी पार्ट को एक ही जगह से कट करते चले जाते हैं, कट 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 कट, तो कम से कम टुकड़े बनते हैं। लेकिन अगर हमें ज्यादा से ज्यादा टुकड़े बनाने होते हैं तो हम किसी भी ब्लॉक को ना 3 जगह से काटते हैं और तीनों जगह से ना बराबर बराबर कटिंग होनी चाहिए, तब बनते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट। तो मैक्सिमम पार्ट्स के लिए कट फ्रॉम 3 साइड्स एंड मिनिमम पार्ट्स के लिए कट फ्रॉम ओनली 1 साइड। समझे बाबू? हाँ जी। तो यहाँ पे 12 टुकड़ों को 3 हिस्सों में बांट दिया, 4 4 के में,
और यहाँ पे 12 टुकड़े सिर्फ एक ही लाइन में काट दिए, 12 कट, सॉरी 12 कट। यहाँ 12 कट एक ही लाइन में है तो 13 टुकड़े बन गए, और यहाँ 12 कट को 3 हिस्सों में बांट दिया, 4 4 4, तो 4 यानी कि 5 पार्ट बने, 5 का मतलब 5 का क्यूब 125। चलिए साहब, तो हम दोबारा से अपने इस पर लौट कर आते हैं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स पे। तो मैं आपको समझा रहा था, तो सबसे पहले जो हमने समझा वो समझा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या क्या होती है? कुल छोटे छोटे घनों की संख्या होती है n क्यूब। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या n क्यूब होती है। और एक बच्चे ने कहा सर लेकिन ये तो छोटे छोटे घनाभ हैं, क्यूबॉइड हैं। तो बाबू मैंने यहाँ पे कब लिखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स लिखा है, मैंने ये थोड़ी लिखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स बनने चाहिए। मैंने पार्ट्स लिखा, पार्ट्स। मैंने कहा कि कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे, टुकड़े। मैंने ये थोड़ी बोला है कि कम से कम कितने घन बनेंगे। मैंने यहाँ पे घन नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि टुकड़े कितने बनेंगे। अब वो टुकड़े चाहे घन के हो चाहे घनाभ के हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाए आप। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों की बात हो रही थी, ना कि छोटे छोटे घनों की। हाँ, अगर बोला जाए ना कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो घन का मतलब यही होता है ज्यादा से ज्यादा टुकड़े। अगर हम बोलते हैं ना कितने ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे, तो इसका मतलब ही होता है कि कितने घन बनेंगे, तब कितने घन बनेंगे। घन का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कुछ बनते हैं कॉर्नर क्यूब्स। अच्छा, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्नर क्यूब्स वो क्यूब्स होते हैं जिनकी 3 सतरंगी होती हैं। और हमेशा कितने कॉर्नर क्यूब होंगे? जब भी हम किसी घन को ध्यान से देखते हैं तो एक कोने से एक घन निकलता है, कॉर्नर क्यूब। और जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में कितने कोने हैं? इस कमरे में 8 कोने हैं। 4 कोने तो ऊपर है और 4 कोने नीचे हैं। एक कोने से एक निकलेगा, तो बाबू 8 कोने से कितने निकलेंगे? 8 कोने से 8 निकलेंगे। तो 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या हमेशा फिक्स होती है, इनकी वैल्यू हमेशा 8 होती है। 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी? 8 होगी, है ना? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ मिडल क्यूब्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? मिडल क्यूब्स जो कि 2 सतरंगियों का घन है, सेंट्रल क्यूब जो कि 1 सतरंगियों का घन है, और इनर सेंट्रल क्यूब जो कि रंगहीन घन है। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे? सर जाहिर सी बात है, इनकी जो वैल्यूज है, मिडल क्यूब्स की जो वैल्यूज है, सेंट्रल क्यूब्स की जो वैल्यूज है, ये नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिपेंड कर रही है कि कितने हिस्से हम बना रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। मैं एक क्यूब की सिंगल सरफेस ले रहा हूँ, सिंगल सरफेस। ये एक सिंगल सरफेस है जो कि येलो कलर से पेंट है, और 2 कट लगाए मैंने सामने से, 2 कट लगा दिए हर तरफ से, हर तरफ से 2 कट लगा दिए। बेसिकली मैंने पूरा फिगर ना बना के, ये पूरा फिगर ना बना के, अरे ये रहा, ये वाला पूरा फिगर ना बना के इसकी सामने वाली सरफेस उठा ली मैंने, सामने वाली सरफेस, सिंगल सरफेस ले ली मैंने, है ना? ये सिंगल सरफेस मैंने ले ली और इसके 3 हिस्से बना दिए। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। अच्छा जी, मैंने एक सिंगल सरफेस ली है और मैंने इस बार 3 कट लगाए। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैंने 3 कट लगाए। तो 3 कट लगाए तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 4। ठीक है, मैं आपको मिडिल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 कट हैं, यहाँ पे 3 कट हैं और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 4 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए साहब। तो बाबू ये यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 हिस्से हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है क्योंकि 4 हिस्से हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है क्योंकि 5 हिस्से हैं। कट हमेशा कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम होता है। जैसे 4 हिस्से हैं तो सिर्फ 3 कट लगेंगे, 3 हिस्से हैं तो सिर्फ 2 कट लगेंगे, 5 हिस्से हैं तो सिर्फ 4 कट लगेंगे। ठीक है,
चलिए साहब, अब आप लोग मुझे बताओ जो मिडल क्यूब्स थे वो कहाँ से निकलेंगे, है ना। मिडल क्यूब्स सर ये वाले क्यूब है ना जो मिडल क्यूब है वो ये वाले हैं, ये है मिडल क्यूब्स। सर ये मिडल क्यूब्स हैं, ये मिडल क्यूब्स हैं, यही तो मिडल क्यूब्स हैं। तो जो फिगर मैंने बना रखा है, क्या आप फिगर में बता सकते हैं मिडल क्यूब कहाँ पर है। सर ये रहा मिडल क्यूब, ये है मिडल क्यूब। क्या आप इस फिगर में बता सकते हैं मिडल क्यूब्स कौन से हैं। सर ये है मिडल क्यूब्स, ये है मिडल क्यूब। क्या आप इस फिगर में बता सकते हैं मिडल क्यूब्स। सर ये रहे मिडल क्यूब्स, दीज आर मिडल क्यूब्स। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने मिडल क्यूब्स हैं। सर यहाँ पे सिर्फ एक ही है। यहाँ पे कितने मिडल क्यूब्स हैं। सर यहाँ पे दो निकलेंगे। अच्छा यहाँ पे कितने निकलेंगे, यहाँ पे तीन निकलेंगे। तो आपने एक चीज ध्यान दी, आपने एक चीज ध्यान दी कि जितने हिस्से बने, जैसे n की वैल्यू 3 है, 3 हिस्से बनेंगे, 3 में से 2 हिस्से कॉर्नर के लिए निकाल दो, जो बचा वो मिडल क्यूब का हिस्सा आ गया, है ना। यहाँ पे कितने हिस्से बने, यहाँ पे 4 हिस्से बने, 4 में से बेटा 2 कॉर्नर के लिए निकाल दो, जो बचा वो मिडल क्यूब के लिए बना। यहाँ पर कितने हिस्से बने, यहाँ पे 5 हिस्से बने, 5 में से 2 कॉर्नर क्यूब के लिए निकाल दो, जितने बचे वो मिडल क्यूब के लिए बने। यानी कि मिडल क्यूब्स की वैल्यू कितनी निकली। जैसे मान लो n पार्ट है तो n में से 2 हटाने पड़ेंगे हमें, ये 2 हटाने पड़ेंगे, तो ये मिडल क्यूब की वैल्यू निकल कर आ गई, है ना। दो सतरंगी हुए घनों की संख्या कैसे निकालोगे, n-2। जैसे 3 हिस्से बने तो 3 में से 2 कम कर दो, यहाँ 4 हिस्से बने, 4 में से 2 कम कर दो, यहाँ 5 हिस्से बने तो 5 में से 2 कम कर दो। तो मिडल क्यूब्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, n-2। भाई जितने हिस्से बन रहे हैं, जितने हिस्से बन रहे हैं उसमें से 2 घटाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये ना कॉर्नर क्यूब्स हैं, ये वो क्यूब्स हैं जिनकी 3 सतरंगी होगी, ये कॉर्नर क्यूब्स होंगे, ये भी कॉर्नर क्यूब्स होंगे, ये भी कॉर्नर क्यूब्स होंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, n-2 करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मिडल क्यूब है ये कहां से निकला है, ये निकला है एज से, ये एज से निकला है, दिस इज कॉल्ड एज। एज, ये एज है ना। और किसी भी घन में ऐसी टोटल कितनी एज होती हैं जहां से मिडल क्यूब निकलेंगे, टोटल कितनी एज होती हैं। एक सिंगल एज से मिडल क्यूब की जो वैल्यू है वो n-2 है। और ऐसी टोटल कितनी एज होती है, टोटल कितनी एज होती है किसी भी क्यूब को बनाने के लिए। देखो मैं आपको बताता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सॉरी 3D फिगर बनाता हूं, 3D फिगर, तब आप अच्छे से समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। ये है 3D फिगर। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। जैसे आप बेटा किसी कमरे में बैठे हो, तो जो जमीन है, जमीन उसके 4 एज हैं, 4 भुजाएं हैं जमीन की, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। यानी कि जो जमीन है उसकी 4 भुजाएं हैं। अच्छा जो छत है उसकी भी 4 भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, छत की भी 4 भुजा, पहली दूसरी, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो बेटा 4 तो हो गई जमीन की, 4 हो गई छत की, और जमीन और छत को जोड़ने वाले 4 पिलर हैं। जमीन और जो छत को जोड़ने वाले 4 पिलर हैं, 4 पिलर जो जमीन और छत को जोड़ रहे हैं। पहला पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, चौथा पिलर। तो जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी 12 भुजाएं हैं, जिस कमरे में आप बैठे हो उस घन की 12 भुजाएं हैं टोटल। एज कितनी है, 12 एज है। 4 हो गई ऊपर, 4 हो गई नीचे, और ऊपर नीचे को जोड़ने वाले 4 हो गए पिलर। तो अगर एक सिंगल एज से मिडल क्यूब की वैल्यू n-2 निकली है, तो टोटल कितने एज होते हैं हमारे पास, टोटल होते हैं 12 एज। तो बेटा टोटल 12 एज से कितनी निकलेगी, 12 इंटू n-2। टोटल 12 एज से कितनी निकलेगी, 12 इंटू n-2। तो ये मिडल क्यूब निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ जी। अच्छा सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, चलो ये भी देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने सेंट्रल क्यूब है। सर यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल क्यूब है, ये वाला। यहाँ पे कितने सेंट्रल क्यूब है, 4 सेंट्रल क्यूब है। यहाँ पे कितने सेंट्रल क्यूब है, यहाँ पे 9 सेंट्रल क्यूब है। कितने सेंट्रल क्यूब है, यहाँ पे 9 सेंट्रल क्यूब है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल क्यूब है, यहाँ पे 4 सेंट्रल क्यूब है ना। और यहाँ पे 9 सेंट्रल क्यूब है, 9। तो ये सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कैसे निकली है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4। लेकिन यहां से काउंट करेंगे तो 2 काउंट यहाँ हो रहा है, 2 काउंट यहाँ हो रहा है, 2 गुणा 2 4। ये कितना हो रहा है, 3 गुणा 3 9। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 1 गुणा 1 1। तो बेसिकली ये 2 क्या है, n-2, क्योंकि 4 हिस्से हैं, 2 हटा दो, n-2।
बेटा 5 हिस्से हैं, 2 हटा दो, n-2, तो n-2 इंटू n-2, n-2 इंटू n-2, n-2 इंटू n-2, यानी कि सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? सेंट्रल क्यूब की वैल्यू निकालोगे n-2 इंटू n-2 मीन्स n-2 का होल स्क्वायर। कैसे निकालोगे? n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो n-2 का होल स्क्वायर है, ये सेंट्रल क्यूब कहां से निकला? सर ये सेंट्रल क्यूब निकला है एक सिंगल सरफेस से, सिर्फ एक सरफेस से तो निकला। और किसी भी घन में टोटल कितनी सरफेस होती है? किसी भी घन में एक सरफेस से निकला n-2 इंटू n-2, तो टोटल कितनी सरफेस होती है बाबू? टोटल होती है 6 सरफेस, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इनर सेंट्रल क्यूब ना बिल्कुल अंदर से निकलता है, वो बेसिकली वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n-2 का होल क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम से याद रखना, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर से निकले, अंदर से निकलेगा, तो n-2 का होल क्यूब कर दो। अब आप एक काम करो, है ना, इन फॉर्मूलों को दोबारा से लिखो, इन फॉर्मूलों को दोबारा से लिखो। बताओ, 3 surfaces painted, 2 surfaces painted, 1 surface painted, colorless, कुल घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, सारे फॉर्मूले दोबारा से लिखो। टोटल कट्स, है ना, टोटल कट्स, और व्हाट इज एन, ये सारे फॉर्मूले लिखो बेटा फटाफट से, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे ये हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझा है फॉर्मूलों का, कि ये फॉर्मूले आखिर बने कैसे, कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना, है ना, कैसे हम निकाल सकते हैं कॉर्नर क्यूब का फॉर्मूला, मिडल क्यूब का फॉर्मूला, इनर सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है फॉर्मूले बनाना, और कल हम सीखेंगे इन फॉर्मूलों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, और हम कोशिश करेंगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम आंसर दे सके। ठीक है बाबू? हाँ जी, जल्दी से सारे फॉर्मूले दोबारा से लिख दो बेटा फटाफट से। जल्दी से लिख दो फॉर्मूले सारे। हाँ जी, तो बेटा 3 सरफेसेस पेंटेड होते हैं कॉर्नर क्यूब, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। ये मिडल क्यूब्स होते हैं जो एस से निकलते हैं, इनको एच क्यूब भी बोलते हैं, और 12 टोटल एज होते हैं, और एक एस से निकलता है n-2। ये सेंट्रल क्यूब होते हैं जो कि सरफेस से निकलते हैं, टोटल 6 सरफेस होती है, और एक सरफेस से निकलते हैं n-2 का होल स्क्वायर। और ये वॉल्यूम होता है जो बिल्कुल अंदर से निकाला जा रहा है वॉल्यूम, तो n-2 का होल क्यूब। और ये टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा n क्यूब, है ना। हाँ जी, टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा n क्यूब। अच्छा, टोटल कट्स की वैल्यू कैसे निकाली आपने? कुल कट, बेटा एक जगह से n हिस्से बने, तो एक जगह से कितने कट लगेंगे? n-1। कितने कट लगेंगे? n-1। जैसे कि यहाँ पे 4 हिस्से बने, तो कितने कट लगे? कट लगे सिर्फ 3, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। और ये जो कट है, ये जो कट हमने लगाए हैं, ये कितनी तरफ से लगते हैं? एक तरफ से n-1 कट लगे हैं, तो टोटल कितनी जगह से कट लगाए जाते हैं? 3 जगह से लगाए जाते हैं कट। तो टोटल कट हो गए बेटा 3 इंटू n-1। टोटल कट हमारे हो गए 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1, ये हो गए टोटल कट की वैल्यू। समझ रहे हो? और n की वैल्यू क्या होती है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, है ना। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो जब कल आप आना, तो कल एक बार इन फॉर्मूलों का ना रिवीजन करके जरूर आना। ठीक है, कल इन फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन करके जरूर आना। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, कुल 12 कट थे, तो बेटा 12 कट, तो टोटल कट होते हैं 3 इंटू n-1, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, तो n-1 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, तो कुल घनों की संख्या हो गई n का क्यूब, दैट इज 5 का क्यूब, 125। था वो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था ना, एक एक घन को 12, एक घन को 12 बार काटा जाता है,
तो बनने वाले ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कितने होंगे? तो ज्यादा से ज्यादा टुकड़े 125 हो सकते हैं, और कम से कम टुकड़े कितने होंगे? कम से कम होंगे 13, जब हम एक सीधी लाइन में काट देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो कल एक बार इन फॉर्मूलों का रिवीजन करके आना, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।